नमस्कार, अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रेय शुक्ला। आज अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून के सत्र में तमाम हंगामा होने की आशंका भी बनी हुई है। इसकी वजह साफ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस सत्र में तमाम मुद्दे होंगे जिन मुद्दों में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन सरकार की क्या तैयारी है, सरकार किस तरह से उन मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी, उन मुद्दों को डाइल्यूट करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी, ये देखना है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में पत्ता भी हिलता है तो चर्चा दिल्ली तक होती है। फिर भी अगर हम बात विधानसभा सत्र की करें तो सियासी गलियारे में सुगबुगाहट पहले ही होने लगती है। मुद्दों को लेकर, माहौल को लेकर सवाल और जवाब पर भी 22 के चुनाव के बाद सरकार के सामने समाजवादी पार्टी के तौर पर मजबूत विपक्ष है, जिसके लिए सबसे पहले सत्र में ये बता दिया गया था कि जनता के मुद्दों पर तीखे सवालों का सामना अगले 5 साल सरकार को करना होगा। अखिलेश यादव के तेवर ने सरकार को और जिम्मेदार बना दिया है। अब मानसून सत्र सामने है। 19 तारीख से 23 तारीख तक ये सत्र चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस बार के सत्र के छोटे होने के जो आसार हैं, क्योंकि ये 19 से 23 तारीख तक चलेगा और हंगामा होने के भी इसमें आसार हैं। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई बड़े मुद्दे उठाने की तैयारी में है। इनमें लेवाना में आग का मामला और कानून व्यवस्था, महंगाई, उत्पीड़न जैसे सवाल विपक्षी सदस्य उठाएंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक सत्र से पहले बारिश के बाद पूरे शहर में जल भराव, बदइंतजामी और यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ के कई वीवीआईपी इलाकों के भी खराब हालात दिखे। तीखे तेवरों और हवा दे दी जाएगी विपक्ष के द्वारा ऐसे में इस छोटे से सत्र में। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस सत्र में यूपी के निकाय चुनाव की भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी, क्योंकि निकाय चुनाव आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में सपा सड़क पर मुद्दों को उठाने के साथ ही सदन में जनता के मुद्दे उठाकर जनता से करीबी बढ़ाने की कोशिश करेगी। ट्विटर पर यूपी के नेताओं के बीच जारी तकरार के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सदन में जब इन नेताओं का सामना होगा तो क्या क्या रुख होगा। ये भी देखना होगा कि साथ साथ चुनाव लड़ने वाले अखिलेश और राजभर के बीच इन दिनों आई दूरियां सदन में कैसी दिखेंगी। शिवपाल सिंह का भी मूड और उनका जो भाषण होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और चिट्ठी दी गई विधानसभा में, और ये कहा गया कि इनके अलग बैठने की व्यवस्था करें। अलग बैठने की व्यवस्था का मतलब साफ है कि अब हमारी और इनकी राहें अलग अलग हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि शिवपाल यादव सदन में किस तरह के तेवर अपनाते हैं, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं या फिर समाजवादी पार्टी को भी निशाने में लेते हैं। अब बात सरकार की करें तो वो सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश तो करेगी, तो विपक्ष की कोशिश सरकार को घेरने की होगी। तमाम टकराव के बाद भी योगी आदित्यनाथ पिछली बैठक में सदन को एक तरह से कहा जाए तो ठीक ठाक तरीके से चलाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार विपक्ष की तैयारी अलग लेवल पर होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज इसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की तैयारियों की टोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी कितनी तैयारी है। पिछले सत्र के सबक इस बार किसके लिए क्या रंग लेकर आए हैं। छोटा सत्र सियासत में क्या संदेश देगा और ये छोटा सा सत्र क्या रंग लेकर आएगा, क्योंकि इस सत्र के बहुत सारे मायने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, उसके अलावा 2024 का चुनाव है, उसकी तैयारियों को अगर देखा जाए और ख़ासतौर पर बीजेपी की तैयारियों को देखा जाए तो बीजेपी कई वक्त पहले से तैयारियों में जुटी हुई है। उसके नेता मंत्री सब दौरे पर हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी दौरा कर रहे हैं। कई ज़िलों का उन्होंने दौरा किया और हर एक की बाकायदा ड्यूटी लगा दी गई है, यानी कि वो चुनावी मोड में है और चुनावी मोड में होने के साथ साथ उनकी निगाहें 2024 पर लगी हुई है। तो ये अगर सत्र की बात करें तो ये एक तरह से मोर्चा है और किसी भी मोर्चे पर वो जनता के बीच में ये मैसेज नहीं देना चाहते कि वो कहीं फेल हुए हैं या कहीं कमज़ोर पड़े हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं वो भी अभी सामने हैं। सरकार के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का किस तरह से सामना करेगी सरकार के सामने, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और जीएसटी
को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जो नज़रबंद किए गए थे विधायक, उन्होंने भी ये कहा कि उनको निकलने नहीं दिया, लोकतंत्र की हत्या है। तो ये जो मुखर भाव था, ये विधानसभा जब सत्र शुरू होगा तब ये देखने को मिलेगा कि उनको जो नज़रबंद किया था अब वो विधानसभा के अंदर किस तरह का रिएक्शन करते हैं। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब सत्र शुरू होता है तो सरकार के सामने सबसे बड़ा जो चुनौती होती है वो ये होती है कि इस सत्र को कैसे अच्छे से चलाया जाए। अब अच्छे से चलाने के लिए हंगामा नहीं होना चाहिए और विपक्ष की वहाँ पूरी कोशिश होती है कि वो हंगामा करे। अगर वो हंगामा करती है तो फिर सत्ता पक्ष ये आरोप लगाता है कि देखिए विपक्ष जो है वो सदन को चलने नहीं दे रहा है और ये जनता के हितों की बात होनी थी और जनता के हितों की बात को दरकिनार कर रहा है और वो चाहता नहीं है कि जनता के लिए हम कुछ यहाँ पर बिल पास कर सकें या हम जनता के हितों की बात कर सकें। वहीं अगर विपक्ष बिल्कुल चुपचाप बैठता है तब भी उंगली उठती है और ये कहा जाता है कि देखिए ये तो सदन में भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, क्या दिक्कत है। फिर वो पार्टी जो विपक्ष में बैठी होती है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि छोटी पार्टियां कहती हैं कि देखिए इन्होंने ठीक से विरोध नहीं किया। तो तमाम तरह की यहाँ तस्वीरें सामने आती हैं। इन्हीं तस्वीरों पे हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोस्वामी जी हैं, प्रमोद गोस्वामी जी हैं। इसके अलावा अभिषेक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हैं और सुरेंद्र मैथानी, वीरेंद्र चौधरी, राजपाल कश्यप और सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक, ये सभी लोग हमारे साथ हैं और कुछ साथी धीरे धीरे मेरे साथ और जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, आपने बहुत लंबे समय तक विधानसभा को कवर किया है और विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देखी हैं, लेकिन जो पहले की प्रोसीडिंग होती थी और आज की जो प्रोसीडिंग है, क्योंकि धीरे धीरे यानी एक तरह से कहें कि 96 के बाद जब एक बार आपको याद होगा माइक चले थे, उसके बाद थोड़ी तस्वीर हंगामेदार होना शुरू हुई थी। पहले इस तरह का ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। तो ये हंगामे की वजह क्या होती है विपक्ष के? श्रेय जी, 96 में तो स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधी सीधी जैसे सड़क पर या स्कूल में बच्चों की मारपीट होती है या जो उलझ जाते हैं, जो सदन की मर्यादा के बिल्कुल प्रतिकूल था, वो घटना हुई थी और वो बड़ी लोकतंत्र में शर्मनाक घटना के रूप में देखे गए। मुझे ये लगता है कि लगभग 80 से मैं भी सदन को देख रहा हूँ और सदन की कार्रवाइयों को भी देखा है, उच्च सदन की भी और विधानसभा विधान परिषद दोनों। मुझे लगता है कि 90 के दशक से जो सदन की में जो डिबेट होती थी, सदन में जो जनता के जनमानस के जन सरोकारों के इश्यूज़ को उठाया जाता था और सरकार भी, दोनों ही बातें हैं श्री जी। एक तो ये है कि विपक्ष भी तब बहुत शालीनता से और तथ्यपरक ढंग से उन इश्यूज़ को उस पर अध्ययन करती थी, उसके आंकड़े जुटाती थी, उस पर मेहनत करती थी, वहाँ से सारा फीडबैक लेती थी और सदन में तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरती थी और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती थी। और सरकार भी अगर कहीं कोई चीज़ होती थी तो उस पर कहीं ना कहीं अपनी थोड़े बहुत हंगामे के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ बैठक होती थी तो उसको वो पटल पे भले ही ना उसको स्वीकार करें, लेकिन वो अंदर जाके बातचीत के जरिए वो सबसाइड हो जाता था और वो इशू डाइल्यूट हो जाता था और वो विपक्ष की बात को या मांग को मान ली जाती थी। लेकिन 90 के दशक के बाद जो है वो स्थितियाँ हो गई कि एक तो मुझे ये कहने में श्री जी बिल्कुल संकोच नहीं है कि 90 के दशक के बाद जो जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग थे, जो जिन्हें जनप्रतिनिधि कहें, उनकी संख्या घटने लगी और उसका कारण ये हुआ उसमें अपराधी लोग भी आने लगे जिनका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। तो वो भी एक सदन की गरिमा के गिरने का एक बड़ा कारण बना। और दूसरे जो लोग आने लगे वो विधानसभा की जो पहले टिकटें दी जाती थी या उस पर कि जिसके जनता में कितनी पैठ है, वो परंपरा ख़त्म हो गई। अब तो ये आया कि जातिगत आधार से जब प्रदेश की जाति 90 के बाद से प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरणों का जो चलन शुरू हुआ, उसकी वजह से फिर ये देखा गया कि नहीं, किसका किस क्षेत्र में दबदबा है, वो चाहे बाहुबल का हो, चाहे वो धन बल का हो और चाहे वो और अन्य कारणों से हो, उन लोगों को राजनीतिक दलों ने जो टिकट देना शुरू किया
उसकी वजह से जो जन सरोकारों के मुद्दे थे वो नेपथ्य में आने लगे धीरे धीरे, और वहाँ पर जो इश्यूज उठते थे सरकार भी, चूँकि वो भी सरकार भी जानती थी कि ये खाली हमको घेरने के लिए ये यहाँ मोर्चेबंदी की जा रही है, तो फिर सरकार भी उसी हिसाब का पैसा अपनाती थी और उनकी बात को स्वीकार नहीं करती थी। जी प्रमोद जी, आपको लगता है कि निकाय चुनाव हैं, फिर 24 की चुनौती है, सत्र छोटा जरूर, लेकिन क्या ये बड़ा मौका है सपा और विपक्षी दलों के लिए कि जनता में पैठ बनाने की वो कोशिश करें और इस विधानसभा सत्र के माध्यम से वो एक मैसेज दें? नहीं, निश्चित रूप से न केवल पंचायत चुनाव बल्कि ये लोकसभा चुनाव के लिए भी एक संदेश देने के विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि हम 24 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए जनता की समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को अधिक से अधिक उठाएं। सवाल ये है कि अब स्थिति ये है कि सरकार भी अब सवालों को विपक्ष के सुनना नहीं चाहती है, और विपक्ष भी जो है वो तथ्यों के आधार पर सिर्फ सरकार को डिफेम करने के लिए वो करती है। और उसके बाद जब स्थिति ये पैदा हो जाती है, सबसे ज़्यादा विडंबना ये है श्री जी कि विधानसभा में जिसमें जन सरोकारों के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें जनता तक पहुंचनी चाहिए, उसमें शोर शराबे और हंगामे में ख़त्म हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि पिछले लगभग 10 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर किसी भी गंभीर मुद्दे पर भी चर्चा नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल, हम सुरेंद्र मैथानी जी का रुख करते हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, 19 सितंबर से शुरू हो रहा है सत्र जी, क्या तैयारियां हैं विपक्ष से निपटने के लिए आपके पास? देखिए विधानसभा का जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसमें निपटने के लिए हमें कोई ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही है जी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्रियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे अलग प्रकार का वातावरण योगी सरकार में देखने को आपको मिल रहा होगा कि कोई चुनाव नहीं है, कोई ऐसी अभी ना लोकसभा का चुनाव है ना कोई ऐसा विधानसभा का चुनाव, लेकिन सरकार पूरी जनता के द्वार रह करके लोगों से सीधे जुड़ाव और समस्याओं का आकलन करना और उसका निराकरण करना। तो लोगों के द्वारा इस प्रकार का जो मैंडेट हमको मिला है, उसके प्रत्युत्तर में हमने अपनी जो भूमिका का निर्माण किया है, उससे लोग संतुष्ट। जहां तक सदन की बात है, मैं से कहना चाहूंगा कि सदन का उपयोग प्रयोग जनता के हित में होना चाहिए। आजकल का जो नौजवान है वो बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है और वो सदन की कार्रवाई को देखता है और वो किसी प्रकार का प्रत्युत्तर आपको चुनाव में देता है। अब लोग वो पसंद नहीं करते कि जैसे कोई वहां पे ऐसी शब्दों का प्रयोग करे। आपने देखा शब्दों का फक, झक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ बड़े अच्छे बड़े लीडर के द्वारा, तो मुझे लगता है ये लोग अब पसंद नहीं करते और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तथ्यों के आधार बात होनी चाहिए। और अगर कोई मुद्दा सरकार हो या विपक्ष, मैं अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूं तो सरकार हो या विपक्ष, अगर कोई मुद्दा जनता के हित है तो उसमें हम सब लोग आगे बढ़ करके काम करते हैं और उसमें विपक्ष को भी साथ लेकर के काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो सरकार के द्वारा और सदन के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर आपके क्षेत्र की जनता उससे लाभान्वित होती है, और जब क्षेत्र की जनता लाभान्वित होती है तो निश्चित रूप से वो आपकी जय जयकार करती है और चुनाव में जो आपसे उससे प्रत्युत्तर चाहते हैं, जो मैंडेट चाहते हैं, वो आपको प्राप्त होता है। लेकिन जब आप सदन में इस प्रकार की तथ्यहीन केवल एक विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना, इस तरह के जब आप एटीट्यूड के साथ जाते हैं, इस तरह के साथ जाते हैं, तो फिर सरकार और लोग जनता आपको ठीक नहीं मानती। आप मुद्दे लेकर के जाइए कि उस मुद्दे सदन का उपयोग करिए, सदन का जनता के हित में उपयोग होना चाहिए। वो मंदिर है जहाँ से लोगों को न्याय मिल सकता है, जहाँ से लोगों को लाभ मिल सकता है, उसका लाभ देना चाहिए। और अगर उसमें लाभ में आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप उसमें चर्चा कर सकते हैं, चर्चा से आप कुछ निकाल सकते हैं, अच्छी चीज निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर केवल उद्देश्य बनाएंगे कि आपको विरोध ही करना है, कि पहला दिन होगा तो हमें विरोध करना है, सदन नहीं चलने देना है, पटल पे आ जाना है, हमें खड़े होकर के और नारेबाजी करनी है, पोस्टर को लेकर के अंदर आना है, दिखाना है। और आप, मैं व्यवहारिक बात आपको कह रहा हूँ सुरेश जी कि मैं सदन के अंदर बैठा हूँ और देखता हूँ कि पोस्टर लेकर के वो विरोध कम करते हैं, जिधर की तरफ मीडिया गैलरी है उधर की तरफ वो पोस्टर ज्यादा दिखाते हैं।
कि वो पोस्टर मीडिया देख ले और हमारा सवेरे अखबार में फोटो छप जाए। और कई कई लोगों को तो मैं देखता हूँ कि वो मीडिया से कहते हैं कि हो गई फोटो, हो गई, ऐसे इशारे से करते हैं और फोटो हो जाती है, उसके बाद पीछे खड़े हैं आराम से। उनकी अपने विपक्ष में भी मैथानी जी, राजपाल कश्यप से इस बात के जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, आपको बताऊं जी मैथानी जी, राजपाल कश्यप से इस बात के जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, आप मुझे सुन रहे हैं? राजपाल जी, मैथानी जी का कहना है कि आप लोग विरोध सिर्फ मीडिया के लिए करते हैं, मीडिया की तरफ आप जो है वो पर्चे दिखाते हैं, अपने पोस्टर दिखाते हैं और फिर ये जानकारी कर लेते हैं कि हाँ हमारी फोटो हो गई और बस। आप विरोध नहीं, मतलब आप हंगामा खड़ा करना आपका सिर्फ मकसद है, आप कोई हल नहीं करना चाहते। ये किसान जब बैठे थे धरने पे, विरोध कर रहे थे जी, और 1 साल धरने पे बैठे रहे, कितने किसानों की मौत हो गई, तब ये बेरहम सरकार को नहीं सुनाई पड़ा। और कितनी बार विपक्ष ने कितनी आवाजें उठाई हैं, इन्होंने कुछ सुना है? और मुंह दबाने के लिए पुलिस, थाना, और हम लोग तो निकले थे, सड़क पे निकल रहे थे और विधानसभा पे शांतिपूर्वक मार्च तरीके से जाके अंदर, वो भी अंदर जा रहे थे, अंदर प्रतिमा के पास धरना देने जा रहे थे। इन्होंने कार्यालय के बाहर छावनी बना के अब किस बर्बरता के साथ विधायकों को ले जाके गिरफ्तार किया। तो ये लोकतंत्र है क्या? ये क्यों डर रहे हैं? क्यों महंगाई पे नहीं चर्चा करेंगे? क्यों बेरोजगारी पे नहीं चर्चा करेंगे? क्यों बढ़ती ध्वस्त कानून व्यवस्था पे नहीं चर्चा करेंगे? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोई जंगल राज उत्तर प्रदेश में बना रखा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी के सारे आंकड़े तोड़ दिए, एक भी परीक्षा ठीक से करा नहीं पाए, भर्ती सारे पेपर लीक हो गए, और अब तो बैंक के डकैती पड़ रही, और इनकी अब तो पुलिस ही बलात्कार कर रही है। कई थानों में क्या हो रहा है? कल के मुद्दे क्या होंगे राजपाल जी? सत्र के मुद्दे क्या होंगे राजपाल जी? सत्र राजपाल जी, मेरा ये कि आप लोग सरकार को घेरने के लिए आप कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे? देखिए, ये तो हमारा विधानमंडल दल है, माननीय अखिलेश यादव जी उसकी बैठक बुलाएंगे, उसमें मुद्दे तय होंगे। और साथ ही साथ महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, दूसरी पुरानी पेंशन है, और जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी है, कोई उद्योग नहीं लगाया है। तो ये सारी समस्याएं हैं, और महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है। और हमारी 17 जातियां जो थी, कश्यप, निषाद और प्रजापति और राजभर और कुम्हार, इन लोगों को जो अनुसूचित जाति का लाभ माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसको हाई कोर्ट में बीजेपी सरकार ने निरस्त कराने का काम किया है। उसकी भी लड़ाई कल महापंचायत बुलाई है इन 17 जातियों की सहकारिता भवन में। हम 17 जाति के लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं और उस पर भी रणनीति बनेगी। इन्होंने जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए। किसान की आय दुगुनी करने का वादा किया था, और साथ ही साथ में कहा, इन्होंने तो कहा था कि बिल हम हाफ कर देंगे बिजली का। बिल हाफ नहीं हुआ और दुगुना हो गया। और किसानों का बिल इन्होंने कहा था हम माफ कर देंगे, पूरा फ्री देंगे, और उनसे मीटर से रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो बड़ी हालात खराब है। बहुत से मुंह बाए, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पे विफल है। ये सरकार कोई नई सरकार नहीं आई है, ये एक अपना टर्म पूरा कर चुकी है, डबल इंजन की सरकार। ये भी नहीं कि दिल्ली रोक लेता है इनकी फाइल, दिल्ली में भी इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, लेकिन ये काम करना नहीं चाहते। ये केवल भाषणबाजी में और दुनिया भर की नौटंकी में टाइम। एक अस्पताल नहीं बता सकते बीजेपी के प्रवक्ता साथी कि लखनऊ की राजधानी में कौन सा बना दिया है जो चल रहा है, जहां इलाज मिल रहा हो। ये तो एक लोहिया जी का अस्पताल था, माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, जहां लोगों का मुफ्त इलाज हो जाता था। उसको भी इन्होंने कितना वहाँ इंस्टीट्यूट कर दिया, उसमें और सरकारी जो सुविधाएं थी वो बंद हो गई। अब तो जनता से पैसा। मैथानी जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई विकास का काम नहीं किया। जी मैथानी जी, मैथानी जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। आपने जो आरोप लगाया कि हॉस्पिटल नहीं बनाया, बाकी कोई देखिए राजपाल जी सभा के बहुत प्रोफेशनल प्रवक्ता है, और मैंने ये प्रोफेशनल शब्द प्रयोग इसलिए किया है कि इन्होंने पूरा अपना एक पॉलिटिकल भाषण दे दिया।
इन्होंने डिबेट के विषय को इन्होंने नहीं समझा कि डिबेट आपने करी है, सत्र पे क्या घमासान होना, सत्र पर क्या विषय। इन्होंने पूरा भाषण दे दिया। इनको शायद पता नहीं है कि प्रत्येक जिले को मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, डॉक्टरों की भर्ती नहीं पता, इनको नर्सिंग होम्स के स्टाफ भर्ती का नहीं पता, इनको ये नहीं पता है कि लोअर स्तर पे भी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हो रही है। अरे हमारे आप बता उपकरण है वो भी उनको दिए जा रहे हैं। सारी तैयारियां अभी ये सब नहीं होता तो कोरोना जैसे घातक वायरस पेशेंट जा रहे हैं विजय प्राप्त नहीं होती। जो कुछ लोग गए, मैं उसके प्रति संवेदना है, मैं नहीं कहता, लेकिन अचानक आया हुआ एक ऐसा वायरस जिस पर योगी जी एक ऐसा मुख्यमंत्री आपने उत्तर प्रदेश में कोई देखा होगा कि जिनके पिताजी का देहांत हो जाता है और वो अंतिम दर्शन उनके इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अपनी तत्कालीन टीम 11 के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, मैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह जल नभ और थप से ऑक्सीजन पूरा पहुंचना, तो सारी व्यवस्थाओं को ये शायद देख नहीं पाए, और देख भी अगर रहे होंगे तो ये इनका कर्तव्य है कि ऐसा कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर चश्मा जो चढ़ा है वो केवल हंगामा करने वाला चश्मा चढ़ा है। इनके ऊपर जो चश्मा चढ़ा है वो केवल विरोध करने वाला चश्मा चढ़ा है। और जहां तक मैं आपको बता रहा था सुरेश जी कि सदन में पिछली बार घटना कितनी बड़ी घटना है, आप देखिए उस पर बताए ना, ये सदन में समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर जाती है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी कहते हैं कि आपको अपना वक्तव्य अगर देना है तो आपका समय है। आप उसमें कानपुर के विधायक हाजी इरफान जी वो वहां पे बोल रहे हैं सपा का वॉकआउट है। मतलब आप अपने दल में ही एक नहीं हो कि आपका दल वॉकआउट कर रहा, अखिलेश यादव जी वहां है वॉकआउट कर रहे हैं और ये अपने समय में अपना उद्बोधन दे रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति खड़ा तो अपने दल को समेट लें, अपने दल में पहले तय कर लें कि आपको विरोध का स्वरूप क्या रखना है, और ये तय कर लेते हैं केवल इतना कि हमको चिल्लाना है, हमको दिखाना है, हमको मीडिया को दिखाना है, हमें अखबारों में छपना है, हमें मीडिया में ये शो करना है कि हम विरोध कर रहे थे। अरे भाई जनता बहुत समझदार है, आप उसको तथ्यात्मक बात करेंगे तो जनता आपको अप्रिशिएट करेगी, लेकिन जब आप तथ्यात्मक नहीं करेंगे, जब आप केवल हा 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 और बक झक ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर जनता आपको माफ नहीं करेगी। फिर आप सदन का समय जो बर्बाद करेंगे इसका भी प्रतिफल आपको भुगतना होगा। आप तथ्यात्मक हो, आप विरोध करिए, उस पर चर्चा करिए, चर्चा से कोई लाभ मिलेगा सदन का, लेकिन आप चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे, बस आपने वॉकआउट किया। जी बिल्कुल आनी चाहिए सवेरे समाचार में, उस स्थान मिलना चाहिए कि आपने वॉकआउट किया, सरकार का विरोध किया। जी मेरे साथ सतीश प्रकाश जी भी हैं। सतीश प्रकाश जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि शिवपाल जी के तेवर और राजभर जी के तेवर, दोनों के तेवर आपको लगता है कि इस बार सदन में कुछ अखिलेश यादव को असहज कर सकते हैं या फिर जो रार चली आ रही है वो एज इट इज रहेगी? देखिए, राजभर जी एक बड़ा पुराना इतिहास है कि वो आमतौर पे एक समय में एक दल के साथ में बहुत लंबे समय तक नहीं और वो अपनी मांग बड़ी मुखरता के साथ उठाते, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। और पिछली बीजेपी की सरकार में वो रहे, लेकिन साथ साथ सरकार से सवाल पूछते रहे। अखिलेश जी के बीच में कैसे उसका गठबंधन हुआ ये तो ये लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दुनिया का इतिहास है कि वही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत रहती है कि सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि सरकार के ऊपर नियंत्रण करने का एक ही तरीका है। सरकार की जो खामियां हैं, जो कामकाज की खामियां हैं या उसकी व्यवस्था की जो खामियां हैं, वो विपक्ष से ही उसको जगाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि आमतौर पे जो परिपाटी अभी जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी कह रहे थे कि 90 के दशक में चला और उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंस चीज आया। देखिए एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है यही स्थिति कहीं ना कहीं देश में है। कहीं ना कहीं बीजेपी जब से सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र की सत्ता में हो चाहे राज्य की सत्ता में हो, उसने देश को चुनाव के मोड़ में हमेशा रखी है। वो पूरे 5 साल चुनाव ही लड़ते हैं, तो चुनावी बात करने के सिवा कोई विकास की बात नहीं। अगर आज आप लखनऊ में जाकर के देखेंगे, तमाम वो जो है इतनी कोई बहुत बड़ी भारी बारिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का जल भराव है, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की खामियां है। आज मेरठ में देखोगे तमाम जिलों के अंदर जो है, अगर आप देखेंगे नगर निगम की खामियां हैं। आप पूरा का पूरा आपका मानसून सत्र पूरा का पूरा चला गया, बारिश हुई नहीं है और नगर निगम का वो पैसा गया कहाँ, जिसमें नालों की सफाई होनी थी, जिसमें सड़कों की व्यवस्था होनी थी। आगामी नगर निगम का चुनाव भी है,
और नगर निगम के चुनाव के सर पहले ये स्थिति है, उसके बावजूद भी आप जाकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, आज सत्ता में चाहे कोई भी हो, विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, सरकार की भी अपनी भूमिका, और सरकार को हमेशा विपक्ष की बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। वो क्या सवाल उठा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आज जैसा लखीमपुर खीरी में आप देखेंगे, अगर बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटियां सुरक्षित है, ये भी देखना पड़ेगा ना। और अगर सुरक्षित नहीं है तो वो उन चीजों के ऊपर चर्चा करो, उन खामियों के ऊपर चर्चा करो, उस कानून व्यवस्था में सुधार करो। कानून व्यवस्था में सुधार करने का यही तरीका नहीं है कि जिसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है, अगर वो व्यक्ति शाम को थाने में जाता है तो शाम को तो आपने अपना मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुकदमा दर्ज इसलिए नहीं किया कि कहीं अपराध का रिकॉर्ड बढ़ ना जाए, जब उसकी लाश बरामद होती है तब आप मुकदमा लिखते। तो ये जो ट्रेंड है, जो तरीका है, इससे बचना पड़ेगा। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि देखिए, महंगाई की स्थिति उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बहुत भयावह दौर में है, और प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालात में लोगों को रोजगार दें, लोगों को कानून व्यवस्था दें। अगर लोगों ने आपको वोट दिया है तो ये लोग की इच्छा भी होगी ना कि योगी जी का काम सिर्फ चुनाव प्रचार करना या धर्म का प्रचार करना ये नहीं हो सकता ना। वो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मेरे भी मुख्यमंत्री है। और मेरे मुख्यमंत्री होने के नाते मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनको ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे लगे कि वो उत्तर प्रदेश के विकास की बात या उत्तर प्रदेश की जनता की बात। और आप तमाम नियुक्तियों की तो बात करते हैं, है ना। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि नियुक्तियां कहाँ है नियुक्तियां भाई? तमाम नियुक्तियों के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप है, उनमें धांधली के आरोप है। अगर आप मेडिकल व्यवस्था को देखेंगे तो अभी कोई बीजेपी ने ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया नहीं, ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खड़ा किया कि जिसमें एक भी कोई मरीज का इलाज हो रहा हो या किसी को एडमिशन दिया गया हो। आप 4 ईंटें रख करके या 2 बिल्डिंग बना करके मेडिकल कॉलेज नहीं बनता ना, तो आपने कोई नियुक्ति करोगी। अभी मैं आपको मेरठ के नगर निगम के चुनाव का अभी 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ के अंदर आए और उन्होंने नगर निगम को लगभग 25 गाड़ियां दी, लेकिन वो 25 की 25 गाड़ियां अभी खड़ी हैं। खड़ी इसलिए है कि वहां उनको चलाने वाला कोई नहीं है। तो ये खामियां हैं। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं और आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको चलाने वाला आपने नियुक्ति की है या नहीं की है, तो ये कहीं ना कहीं एक नीति है। जी, मैथानी जी से इस बात का जवाब लेते हैं। मैथानी जी, आपने सुना होगा सतीश जी को। सतीश जी ने कई मुद्दे उठाए और गंभीर मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, क्या तस्वीर दिखनी चाहिए और क्या तस्वीर है। देखिए, 2-3 चीज़ें तो हैं मैथानी जी। जिस तरह से आज जल भराव हुआ, वो भी मेरे ख्याल से मानसून सत्र के पहले दिन वो भी एक मुद्दा बनेगा। उसमें कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मैंने देखा जल भराव था, हमने तस्वीरें भी दिखाई उसकी। लखनऊ में ही 9 लोगों की मृत्यु हो गई, एक साथ दीवार गिर गई थी, वो बहुत ही दुखद घटना थी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस तरह का जो जलभराव है, ये हर बार देखने को मिलता है। हर बार तैयारी करता है नगर निगम या नगर पालिका, लेकिन जलभराव हर तरफ रहता है। तो सीधे सीधे जलभराव जब होता है तो आम जनता को ही परेशानी होती है। तो उसको निपटने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? क्योंकि ये सवाल आपसे सत्र में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं देखिए सुरेश जी, जल भराव आपकी निश्चित रूप से पूरे देश में इसकी समस्या है और जल भराव पे लगातार हमारी सरकार संवेदनशील है, काम कर रही है। गहरी सीवर लाइनें पड़ रही हैं, उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि जो इस सारे शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जो पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम इतने वर्षों से उसको ठीक करने का लगातार काम होना, फिर लोगों के द्वारा उस पर उनसे सहयोग लेना, कुल मिलाकर के उस व्यवस्था से हम इनकार नहीं कर सकते कि जल भराव नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर सुधारीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, तो आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आप पिछले सरकारों का भी उठा के देख लीजिए। मैं केवल समाजवादी पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा, पूरे पिछली सरकारों का भी उठा करके देख लीजिए, आप बसपा भी और सपा, इन दोनों में देख लीजिए कि आप हमारी सरकार में अगर हम बहुत कम शब्दों में कहें तो प्लान्ड क्राइम खत्म हुआ है, और यदि कोई रैंडम कर रहा है तो पकड़ा जा रहा है और जेल जा रहा है। मतलब कार्रवाई हो रही है, किसी भी विषय पर अगर विषय आ रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो रही, कहीं पर भी कोई लीपापोती आपको नहीं दिख रही होगी। इसलिए शायद पुलिस का दबदबा बढ़ा है और जो अपराधी है उनका खौफ बढ़ा है। जी बिल्कुल, आपको कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश से दिखाई देती। जी राजपाल जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि आप जो सरकार है उसको किन मुद्दों पर घेरेंगे, लेकिन एक अंदरूनी लड़ाई भी है।
आपकी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी चली गई है, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। उन्होंने कहा कि शिवपाल जी के अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। तो चाचा शिवपाल यादव जी से निपटने के लिए आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि उनके तेवर तो सदन के बाहर दिख गए, तीखे तेवर हैं, राजभर के तीखे तेवर हैं, तो उनसे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, उनसे निपटने की वर्तमान में जरूरत नहीं है। जरूरत है जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो आम जनता को जिस तरीके से धोखा देने का काम किया है, आम जनता को डबल इंजन की सरकार ने डबल नुकसान करने का काम किया है। आज 2 वक्त की रोटी लोग नहीं कमा पा रहे, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और जो झूठे जुमलेबाजों की सरकार है। और ये सदन में क्या सुनेंगे? ये सदन में तो इन्होंने एक अस्पताल नहीं बता पाया आपके चैनल पे। मैं पूछना चाहता हूं कि लखनऊ की राजधानी में कौन सा अस्पताल बनाया है जो चल रहा है? और जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने जितनी मेट्रो चला दी थी, उसके आगे 1 भी किलोमीटर कहीं बढ़ा दी हो तो वो बता दे। ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बन गए, एक एक्सप्रेस वे बनाया बुंदेलखंड, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, और वो 4 दिन में ही बरसात में ढह गया। उसकी जांच सीबीआई से नहीं कराएंगे, उनके घर ईडी नहीं भेजेंगे, उनकी जांचें नहीं होगी। और जिस तरीके से ये सदन क्या चलाएंगे, ये सदन में तो तानाशाही रही है। मैं विधान परिषद का सदस्य था, हमारा बहुमत था, हम लोग मांग करते रहे कि सभापति का इलेक्शन करा दिया जाए। इन्होंने प्रोटेम स्पीकर बना के आज तक अस्थायी, ये इतने साल भर से चला रहे, केवल कि इनका बहुमत जब खत्म हो जाए तब हम चुनाव कराएं, लेकिन आज भी नहीं चुनाव कराया। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष हटा दिया, जबकि कहीं संविधान में नियमावली में नहीं है नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% विधायक सदस्य होना आवश्यक है, क्योंकि मैं नियमावली समिति का चेयरमैन रहा हूं। कहीं नेता प्रतिपक्ष के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत धारा के तहत हटा दिया। जो गलत धारा वो है जिसमें लिखा है कि 10% कोरम होना चाहिए सदन चलाने के लिए, उस पर हटा दिया। तो करने के लिए हम लोगों ने विरोध किया और हम बहुमत में थे, हम चिल्लाते रहे, लेकिन इन्होंने उसको नहीं स्वीकारा, कहा बहुमत पे सत्ता पक्ष का है। बताइए, ये अंधेर कर दी है, इसमें कोई सुनने वाला किसी की है? कितना क्या आपने नहीं देखा? इसमें समय तो कोई किसी को मार दे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, दिन दहाड़े लूट डकैती और अपहरण सब हो रहे हैं, और पुलिस भी चाहे उसको इनकाउंटर कर दिया था फर्जी पुष्पेंद्र जी का, तो बताओ, पुलिस के ऊपर एफआईआर लिखी जा रही, कोर्ट लिखवा रही। आप बताइए, अंधेर कर दी है। तो ये तो तानाशाही के दम पे सबका मुंह बंद करना चाहिए। कह रहे टीवी में चल रहे, अरे टीवी में तो आप ही चल रहे हो, आपके नेता चल रहे हैं, और कोई दूसरा चल जाए तो उस टीवी वाले पे कार्रवाई आप कर दे रहे हो। अगर कोई ज्यादा चल जाए तो टीवी वाले के हाथ छापे डलवा दोगे, रेड डलवा दोगे, ईडी सीबीआई भेज दोगे। और कितने नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई भेजी, अब बहुत से नेता इनके दल में ज्वाइन कर लिए, उनके यहाँ आप भूल गए। वही लोग अपराधी थे बता रहे थे, वही लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई, अब वही लोग महिमा मंडित किए जा रहे हैं, पदों पे बैठाले जा रहे हैं। कोई राज्यसभा बनाया जा रहा, कोई मंत्री बनाया जा रहा। केवल झूठ बोलने वालों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। और ये सदन में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इनके तो सदन में एक समय ऐसा आया था 150 विधायक सरकार के खिलाफ थे, कितने मंत्री सरकार के खिलाफ आज भी है, और कितने मंत्रियों ने तो चिट्ठियां लिखी, उनकी सुनी नहीं जा रही। क्या बात करेंगे जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, तो जनता को कौन पूछ रहा? विधायक की मां नहीं सुरक्षित है इस उत्तर प्रदेश में, जिनका दिन दहाड़े काट के कुंडल लोग ले जाते हैं, तो कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के जंगल राज में? बेटियां बताओ, फांसी लटका दी जा रही है, और कई बेटियों के साथ में तो थानों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या है, क्या करेंगे? ये उत्तर प्रदेश जंगल राज है, जनता देख रही है। महंगाई, आप 2 वक्त की गैस सिलेंडर कितने को पहुंच गया, इस पे बात मत करिए। इनसे पूछिए कि गैस सिलेंडर जब आप धरना देते थे तब कितने का मिल रहा था, और आज कितने का मिल रहा है? डीजल पेट्रोल जब आप धरना देते थे तब कितने का मिल रहा था,
आज कितने उन्होंने का क्या मिल रहा कहा, है, आप सब लोगों ने इसको जीएसटी चैनलों लगा पर दी, दिखाया। तो ये सारी चीजें हैं, सब मुद्दे केवल आएंगे। जी बिल्कुल और बिल्कुल सारी चीजें हैं। बेरोजगारी, महंगाई। जी मैथानी जी, मैं राजपाल जी मैं आपको रोकूंगा। मैं इनका भला कैसे हो? गोस्वामी जी से एक सवाल कर रहा हूं इनको कि जनता से कोई अखिलेश लेना देना यादव नहीं ने है। सांसदी छोड़कर विधानसभा में रहने का फैसला लिया, आपको लगता है कि उसका असर इस सत्र में पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से जो अखिलेश जी ने बहुत सोच समझ के और राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफ़ा दिया। और स्वाभाविक था कि विधानसभा में जिस ढंग से उनके सदस्य जीत के आए, हालांकि उनकी अपेक्षा बहुत थी सरकार बनाने की, वो दीगर बात है। तो आगे उनको चूँकि सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के पास ये ज़रूरी था कि उनके वो विधानसभा की सदस्यता को रखें और विधानसभा में जनता के इश्यूज़ को उठाएं और उसके लिए वो लड़ाई लड़ें। शायद यही कारण है कि वो उन्होंने लोकसभा से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और पिछले चुनाव में पिछले विधानसभा का जो सत्र हुआ था उसमें अखिलेश जी ने बड़े प्रभावी ढंग से मुद्दों को उठाया था, सरकार को घेरने का भी उन्होंने काम किया। मुझे लगता है कि इस बार अखिलेश जी और ज़्यादा प्रभावी ढंग से और बहुत सरकार को चौतरफा घेरने का काम करेंगे कि इसकी शुरुआत उन्होंने जो धरने और प्रदर्शन से दिए, जैसा कि अभी राजपाल कश्यप जी ने कहा कि हमको जाने नहीं दिया गया, धरने में हमारे विधायकों को रोक लिया गया, स्थान परिवर्तन कर दिया गया। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये जो भले ही 5 दिन का संक्षिप्त सदन हो, लेकिन अखिलेश यादव चूँकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, वो इस बार कोई ऐसी कोताही नहीं बरतेंगे सरकार को कि वो सरकार वहाँ से बच सके। सरकार को घेरने के लिए वो चौतरफा हमला करेंगे, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, और चाहे वो महिलाओं पर लड़कियों पर जो हो रहे हैं, चाहे अपहरण का मामला हो। ये सारे इतने इश्यूज़ हैं उनको, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये आ जाती है कि सत्ता पक्ष भी फिर अपने उन चीज़ों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो विपक्ष को करती है और विपक्ष जो है उसमें आ जाता है और वो हल्ला शोरगुल करने लगता है और सदन के बीचों बीच आ जाता है। तो उनकी बात जो है, जो इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ नेपथ्य में चले जाते हैं और हंगामे और नारेबाजी और ये शुरू हो जाती है। और इसमें फायदा तो प्रमोद जी, इसमें फायदा तो सत्ता पक्ष को मिलता है, सत्ता पक्ष का ही होगा ना। निश्चित जितना हंगामा होगा उतना फायदा होगा। बिल्कुल सही जी, मैंने यही कहा कि सरकार की ये कोशिश होती है कि उनको प्रवोक किया जाए विपक्ष को, और जहां प्रवोक किया और विपक्ष जो है प्रवोक हो जाता है और वो नारेबाजी और ये करने लगता है और वो उनको सूट करता है। तो जो इश्यूज़ हैं जनता के, वो इश्यूज़ तो रह जाते हैं। वो खाली जो व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाए या कहीं कोई चीज़ हो जाए उस पर ये लोग ज़्यादा ध्यान दे देते हैं बजाय इसके कि इश्यूज़ पर। ये एक विडम्बना भी है, ये है। तो मुझे लगता है कि इस बार का सदन हंगामेदार होगा और प्रभावी होगा और अखिलेश जी पूरी तैयारी के साथ इस बार सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी, हम ब्यूरो चीफ हैं हमारे अभिषेक पांडे, उनसे एक सवाल करते हैं। आपने ट्विटर वॉर इस समय देखी होगी अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, कई दिनों से ट्विटर वॉर चल रही है और उस ट्विटर वॉर की शुरुआत भी सत्र से ही हुई थी। सत्र में जिस तरह से शब्दों का आदान प्रदान हुआ था, उसके बाद तल्खी दिखी और वो तल्खियाँ ट्विटर तक आ गई। इस सत्र में आपको लगता है कि दोनों शांत बैठेंगे या फिर वो गर्मी फिर से देखने को मिलेगी सत्र में? देखिए, गर्मी तो वही रहेगी। इस बार भी अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के तौर पर बैठेंगे और ठीक सामने मुख्यमंत्री और उनके अगल बगल डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी आएंगे। जाहिर तौर पर विधान परिषद के नेता हैं वो, लेकिन कुछ सवाल हो सकता है यहाँ पे देने आए। यहाँ पे वही फिर से मामला होगा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा और बदला हुआ है। जो सुर में सुर मिलाने वाले ओम प्रकाश राजभर थे, आज ही उनका बयान हमने देखा, हमारे चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था, किस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के वो तीर चला रहे हैं। शिवपाल यादव लगातार सिर्फ सदन ही नहीं, अपने घर में और सड़क पे लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, कुछ भी हो जाए मैं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहूँगा। छोटे छोटे दल थे, तमाम और नेता थे पार्टी के अंदर, जो एक कुनबा, एक बुके बनाया था अखिलेश यादव ने, अब वो बुके नहीं रह गया है। बहुत सारा उसमें लोग थे, अलग अलग होते चले गए, एक राय नहीं बन पाई। लेकिन इन सब के बावजूद इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं इनकार कर सकता कि अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं और विपक्ष के नेता के रूप में जब वो बैठेंगे वहाँ पे तो उनकी मजबूती दिखेगी, समाजवादी पार्टी की मजबूती दिखेगी। पिछले सत्र में भी हमने देखा था
अखिलेश यादव का एक परसोना ऐसा है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़े दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता के रूप में हैं, लोकसभा की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है। एक ट्रेंड चला आया था कि अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो विधान परिषद चले जाएं या फिर हम लोकसभा जाके बैठ जाएं, राज्यसभा बैठ जाएं। वो कुर्बान किया उन्होंने, एक आगे की सोच लेके चले हैं। जी बिल्कुल, तो ये लड़ाई जरूर देखने को मिलेगी। फिर मैदानी जी फाइनल कमेंट लूंगा कि ये जो सत्र है ये छोटा है, जो विपक्ष है उसका भी ये कहना है कि सत्र बड़ा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सत्र बड़ा होना चाहिए ताकि लोगों की मुद्दों को और अच्छी तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों रख सके? नहीं, देखिए, जिस सत्र में अगर इनको पहले ही से तय कर लिया है कि हमें हंगामा करना है, तो इनके लिए कितना बड़ा भी सत्र हो जाए उसका कोई महत्व नहीं। और अगर आपने सकारात्मक दृष्टि से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सत्र का उपयोग करना है तो उसके लिए सत्र भी पर्याप्त है। और मुझे भरोसा है कि इस बार अखिलेश यादव जी सदन में धक भक और झक इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोगों को नहीं सुनने को मिलेगा। इनको सदन की कार्रवाई से निकालना आवश्यक हो। जी राज्यपाल जी, आपका फाइनल कमेंट क्या है? सत्र बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर सुचारू रूप से चलना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए? जिस तरह से मैथानी जी कह रहे थे कि सत्र बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, वहां पर कामकाज दिखना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, सत्र तो बड़ा होना चाहिए तो, लेकिन सरकार, ये बीजेपी सरकार लगातार सत्रों को छोटा कर रही और इन लोगों की सुनने की क्षमता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने तो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि कोई पत्रकार सवाल न कर दे। और बीजेपी सदन इसलिए नहीं चलाना चाहती कि उसमें सवाल लगते हैं, जनता के जवाब देना पड़ता है। और साथ ही साथ में ये काम तो कुछ कर नहीं रहे, न कोई भी योजना चल रही है, इसलिए हर मोर्चे पे विफल रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन जितना भी कम होगा उसमें भी तर्क संगत तरीके से इनके हर जनता की मांग है उसको प्रमुखता से उठाने का काम जी राज्यपाल जी, और ये भागने का काम कर रहे हैं। जी सतीश जी, जवाब नहीं देना सतीश जी, टाइम कम है राज्यपाल जी, सतीश जी के पास जा रहे हैं। सतीश जी, आपको लगता है कि सत्र बड़ा होना चाहिए तभी लोगों के मुद्दे उठाए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, कहीं भी चर्चाओं के बीच, सरकार के बीच में, विपक्ष के बीच में एक ही जगह सदन के अंदर लंबी से लंबी चर्चा हो। जितना बड़ा सत्र होगा निश्चित रूप से जनता को उतना ही लाभ होगा। सत्र जितना छोटा होगा कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि सरकार डरी हुई है। देखिए, मैं एक बात आपको कहूंगा कि तमाम विपक्षी लीडर्स की ये जिम्मेदारी है। बीजेपी को घेरने का, सरकार को घेरने का एक ही तरीका है कि चर्चा जनमानस के मुद्दे पे हो, क्योंकि बीजेपी बड़ी चालाक है। वो बड़ी चालाकी से कल ज्ञान व्यापी का नाम ले देगी और तमाम बीजेपी समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो उसी के ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर देंगे। और जो जनमानस के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, उनको उठाना चाहिए, के साथ बलात्कार हुआ है उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं गौण हो जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि तमाम विपक्षी दलों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जनमानस के मुद्दों के ऊपर ही सरकार को घेरा जाए। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, क्या फाइनल कमेंट है आपका? नहीं, देखिए श्री जी, बिल्कुल सदन लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सदन जहां नीति का निर्धारण होता है, जहां उनके इश्यूज़ को सुना जाता है, उनका समाधान होता है, अगर सत्र 5 दिन के 7 दिन के होंगे तो निश्चित रूप से जन सरोकारों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं हो पाएगा। सरकार अपने हिसाब से जो करना है वो करेगी और विपक्ष हंगामा करके बाहर आ जाएगी। सत्र बड़ा होना चाहिए। मुझे याद है मुलायम सिंह जी ने सबसे लंबा सत्र चलाया था और ये तर्क रखा था जबकि वो सत्ता में थे कि जन समस्याओं या जन सरोकारों के मुद्दों को यहाँ आना चाहिए। और अपने सत्ता पक्ष के लोगों से भी ये बात मुझे याद है, मैंने कवर कर रहा था, उन्होंने कहा था नहीं, जो विपक्ष कह रहा है उसको सुनो भी और उसको सुन के उसका समाधान भी करो। तो ये जो एक सोच है वो खत्म हो गई। आपका कहना है कि सत्र लंबा होना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी आपका शुक्रिया, राज्यपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद जी शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, इस गर्मा गर्म बहस में एक चीज़ सामने आई कि सत्र लंबा होना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ निकलकर सामने आई कि सत्र लंबा तो होना चाहिए, लेकिन उस लंबे सत्र का जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो वो जनता के हितों की बातों को लेकर हो। लेकिन अमूमन देखने को क्या मिलता है? देखने को मिलता है कि सत्र शुरू हुआ और हंगामा शुरू हो गया। ये सरकार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर विपक्ष हंगामा करने लगता है तो वो सदन का जो समय है वो हंगामे में चला जाता है, सदन स्थगित हो जाता है, फिर कार्रवाई शुरू होती है, फिर स्थगित हो जाता है, फिर हंगामा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा लाभ सरकार का है। अब विपक्ष को ये समझना होगा कि जितना
कम हंगामा और जितनी सटीक बात वो करेंगे उतना ही वो सरकार को घेर सकते हैं और सरकार को जवाब देना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। आज इस बहस को हम यहीं पे विराम देते हैं। सोमवार को फिर मिलेंगे आपके साथ, आपसे बात करेंगे नए मुद्दों और नई बातों को लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।